तो बच्चों, जैसा कि आपको आज वृत्त के बारे में सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और सुबह ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आपको वृत्त के बारे में पढ़ाया था। सुबह मैंने बताया था आज शाम को क्लास जो लेंगे आपके वृत्त की क्लास लेंगे। तो वृत्त वाले जो क्लास है इसमें वृत्त संबंधित प्रमेय, वृत्त में त्रिज्याएं, व्यास, क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें बेसिक शुरू करेंगे और अंत तक ले जाएंगे। तो हमारे चैनल को जो बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलते हैं वृत्त पर, ध्यान देखिए जरा। वृत्त किसे कहते हैं? ये आपका जो तल है, ये तल आपका समतल है। ये तल क्या है आपका? समतल। तो जो वृत्त की परिभाषा देते हैं हम ये कह सकते हैं समतल में स्थित, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी एक निश्चित बिंदु से, जो किसी एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। नियत दूरी का मतलब ये हो गया, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर। नियत में समान हो, ठीक है। तो इसको परिभाषा कैसे करेंगे एक बार फिर समझिए, फिर से वृत्त की परिभाषा समझिए कैसे लिखना है आपको। समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से, जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, क्या कहलाता है? वृत्त। समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब ध्यान देखिए जरा, एक वृत्त में क्या क्या चीजें होती है। जैसे मान लीजिए आपका वृत्त है, ये आप क्या है? वृत्त। वृत्त में क्या होता है? सबसे पहले केंद्र होता है। सबसे पहले वृत्त में क्या होता है? केंद्र होता है। तो वृत्त में क्या हो गया आपका? केंद्र। केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक। ये बाहरी वाला जो ये पथ है, ये जो बाहरी वाला बिंदु पथ है, बिंदु पथ को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। परिधि को हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। अच्छा, ये परिधि हो गई, ये केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या को हम लोग रेडियस क्या कहते हैं? रेडियस। परिधि के एक बिंदु, परिधि है ना, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा। जीवा को हम लोग चॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चॉर्ड कहते हैं। ठीक। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। व्यास को हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कहते हैं। ठीक। अब जहां कहीं भी ऐसे गाढ़ा रूप से ऐसे गाढ़ा कर दिया जाता है, ऐसे इस तरीके से, उसे हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। चाप दो प्रकार। चाप को हम लोग इंग्लिश में अर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्स। अर्स मीन्स होता है चाप। चाप दो प्रकार का होता है, लघु, लघु में छोटा चाप, बड़ा वाला क्या हो जाएगा? ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक। अब वृत्त में क्या क्या होता है? केंद्र होता है, परिधि होता है, त्रिज्या होता है, जीवा होता है, व्यास होता है और चाप होता है। इसके बारे में आगे क्यों पढ़े? तो ध्यान से देखो, हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई आपका एक वृत्त है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? कोई एक वृत्त और वृत्त का ये केंद्र है। तो किसी भी वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं।
अनंत व्यास का मतलब ये हुआ वह रेखा जो केंद्र से, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। इस तरीके से अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। यानी कि किसी भी वृत्त में व्यास क्या हो सकते हैं? अनंत। व्यास की संख्या क्या हो सकती है? अनंत हो सकता है। ठीक। अब जो वृत्त होता है, वृत्त में जो त्रिज्या होती है, जो वृत्त होता है, वृत्त में जो त्रिज्या होती है, केंद्र से परे तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। केंद्र से परे तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या किससे लिखते हैं? आर से। तो त्रिज्या क्या कहते हैं? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। और फिर यही केंद्र से यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ केंद्र से यहाँ तक ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक। केंद्र से परे तक जो त्रिज्या होती है, अगर ये पूरा मिला तो व्यास कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। व्यास की आधी होती है, यानी जो त्रिज्या हो गई व्यास की आधी हो गई। त्रिज्या को हम रेडियस यानी आर से लिखते हैं, व्यास को डायमीटर डी से लिखते हैं बटा 2, यानी त्रिज्या का सूत्र। अगर हम कहें व्यास, अब संबंध ले लेते हैं व्यास का। जैसे व्यास, हमने एक वृत्त बनाया, ठीक। वृत्त हमने कहा जो जीवा केंद्र से होकर जाए, जो जीवा केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, केंद्र से परे तक की दूरी त्रिज्या हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या त्रिज्या हो गई। एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, आर कितना हो गया? 2r हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जो व्यास होती है, वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी व्यास मतलब डायमीटर बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यानी जो त्रिज्या होती, व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक। अब आगे की ओर बात आती है इसकी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हम किससे लिखते हैं? ए से एरिया में क्षेत्रफल, ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। बात करें वृत्त के परिधि की। वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और पाई के जो वैल्यूज होते हैं, पाई का मान हम क्या क्या लिख सकते हैं? पाई का मान होता है 180, पाई का मान होता है 3.14, पाई का मान होता है 22/7। अपने सुविधा के अनुसार हम लिख सकते हैं। अपने सुविधा के अनुसार हम लिखेंगे वृत्त में कि स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाती। जैसे मान लीजिए बात सिचुएशन नंबर 1 की करें। अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है, कोई एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु हम पी लेते हैं। पी मींस पॉइंट में बिंदु। तो पूछे क्वेश्चन ऐसे पूछता है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वह रेखा जो वृत्त के किसी परिधि के एक बिंदु को स्पर्श कर दे वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ध्यान देखिए जरा, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 0, ऑप्शन नंबर 4 3। ठीक है। तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है किसी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये शाब्दिक रूप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखा रहेगा। फिगर में बना के आपको समझा रहा हूँ ना। ठीक है। तो ये हो गया कितनी स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर हो गया? अगर बात करें इसे भी, अगर कोई 2 वृत्त, केस नंबर 2 लिया जाए। अगर कोई 2 वृत्त ले ले, कितने वृत्त ले ले? 2 वृत्त। ऐसे वृत्त हो जो एक दूसरे को
बाह्यता स्पर्श करते हो। कैसे का स्पर्श करते हो? बाह्यता स्पर्श करते हो। बाह्यता मीन्स बाहर से। दोनों वृत्त एक दूसरे को कैसे स्पर्श करें? बाहर से। बाह्यता स्पर्श करते हो। जब कोई दो वृत्त, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जब कोई दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऑप्शन दिया रहेगा 2, 3, 4, 0। 2, 3, 4, 0। ठीक। अब आपको दोनों वृत्त दिख रहा है? ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब जो रेखा इस पे स्पर्श करे वही रेखा उस पे भी स्पर्श करे। एक स्पर्श रेखा हो गई। नीचे भी खींच देंगे तो कितनी स्पर्श रेखा हो गई? 2 स्पर्श रेखा हो गई। और एक बेस से खींच देंगे कितनी स्पर्श रेखा हो गई? 3 स्पर्श रेखा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बाह्य स्पर्श वृत्तों को 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य स्पर्श वृत्तों पर 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपको तीसरे पे टिक लगा देना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वृत्त संबंधित प्रश्न। ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे की ओर जब बढ़ेंगे ध्यान देखिए, इस बार क्या करेंगे, अगर दो वृत्त ले लिया जाए, दो वृत्त ले लिया जाए जो एक दूसरे को स्पर्श ना करें, दो ऐसे वृत्त लेंगे जो एक दूसरे को स्पर्श ना करें। मान लीजिए एक वृत्त ये है, एक वृत्त और ले लेते हैं, सेम वृत्त। दो वृत्त ऐसे वृत्त हो जो एक दूसरे को स्पर्श ना करें। इस सिचुएशन में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऑप्शन दे दिया जाएगा 2, 3, 4, 5। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जरा देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें, कुछ दूरी पर स्थित रहे, तो कितनी स्पर्श रेखा या परिमित लंबाई पर स्थित रहे, परिमित दूरी पर स्थित रहे, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ध्यान देखिए, एक रेखा तो ये हो गई, दोनों का स्पर्श करते हुए चली गई। एक रेखा नीचे की ओर स्पर्श करते हुए चली गई। एक स्पर्श रेखा यहाँ से आएगी, इसको स्पर्श करेगी और इसको स्पर्श करेगी। एक रेखा यहाँ से स्पर्श करेगी इस तरीके से। कितनी स्पर्श रेखा? 4 स्पर्श। कहने का मतलब ये हुआ जब दो वृत्त एक दूसरे से परिमित दूरी पर, परिमित में निश्चित दूरी, ठीक है, उस दूरी को हम माप सके, निश्चित दूरी पर जब स्थित होता है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, आगे की ओर बढ़े। देखिए कन्याओं, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ध्यान देखो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही वृत्त है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। सिर्फ एक स्पर्श रेखा। क्यों एक? अगर कोई एक वृत्त है तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो ये कथन तो आपके लिए क्लियर हो गया। जैसे ऑप्शन दे दिया ए, बी, सी, डी, 0, 1, 2, 3, तो आपको 1 लगाना है। लेकिन जैसे ही बात करता है, इसी को भाई देख लो कि एक वृत्त पर संभवतः कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब बात संभवतः का तो देखो कैसे खींच सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ढेर सारी खींच सकते हैं, जिसे हम अनंत डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमको ध्यान ये देना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वृत्त से कितनी स्पर्श, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ये बात को ध्यान रखना। ठीक है। अगर देखिए आगे की ओर बढ़े, सिचुएशन नंबर 6 पे चले। अगर कोई वृत्त के अंदर अंतःवृत्त, अंतः में अंदर की ओर, अंतःवृत्त दिया, किसी वृत्त के अंदर अंतःवृत्त दिया, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ एक, ओनली एक, वह स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करे, इसको भी टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि
जब किसी वृत्त के अंदर अंतःवृत्त दिया हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है भैया? एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें साकेंद्रीय वृत्त का मतलब हो गया एक ही केंद्र के साथ दो वृत्त। ये केंद्र, इसकी त्रिज्या ये हो गई, इसकी त्रिज्या ये हो गई। माना इसकी त्रिज्या 5 3, इसकी त्रिज्या 5। तो कहा जाए कि साकेंद्री एक ही केंद्र के साथ दो वृत्त है ना, साकेंद्रीय वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? आप लोग गेस करिए कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाबूगा? कितनी स्पर्श रेखा? अगर मान लीजिए इस पे खींचते हैं तो ये वाला टच नहीं हुआ, बात समझ रहे हैं? ये तो त्रिज्या बात छोड़ दो। ठीक। अगर हम इस पे खींचते हैं इस पे स्पर्श रेखा तो हुई लेकिन इसकी जीवा बन गई। इस पे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, यानी कि शून्य स्पर्श। ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे की ओर आठवां बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग देखते हैं वृत्त, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त में आप भी जानते हैं केंद्र होता है। यस सर। ठीक। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वृत्त में कितने चाप होते हैं। विकल्प देता है A B C D, विकल्प देता है 0 1 2 3। सर ऑप्शन से ठीक है, ऑप्शन से ठीक है ना? यस सर। ध्यान देखो, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ब्लैक कर दें, थोड़ी देर के लिए इसको हम ब्लैक कर दें, थोड़ी देर के लिए। देखो हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आपका चाप हो गया, ठीक है? यस सर। तो ये जो ब्लैक कलर ज्यादा गाढ़ा का ये चाप होता है। यस सर। हमने क्या बताया? 2 चाप होता है। यस सर। यहाँ से यहाँ तक वाला लघु चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु चाप। लघु चाप। और जो बड़का वाला बच रहा है क्या कहलाएगा? तो चाप कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, यानी सी वाला ऑप्शन ठीक है, सही है। ठीक है ना? यस। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे वृत्त की बात चल रही है इसमें, तो हमने भी आपको क्या बताया था कि समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी केंद्र से नियत दूरी पर होता है, स्थित होता है, क्या कहलाता है? वृत्त। उस वृत्त को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो वृत्त दिया रहता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं COR। ठीक। यस। इस C का मतलब हो गया, C मींस सर्किल, सर्किल मींस वृत्त, O मींस केंद्र वाला, O केंद्र वाला, O केंद्र वाला, R मतलब हो गया R त्रिज्या वाला। जहां कहीं भी COR लिखा रहेगा फिगर में, आपको डायरेक्ट ये समझ जाना है कि ये बात किसकी कर रहा है? वृत्त। किसकी वृत्त? वृत्त O केंद्र वाला R त्रिज्या वाला, वृत्त O केंद्र वाला R त्रिज्या वाला। अब वृत्त की परिभाषा कैसे देंगे? समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। अब वृत्त में क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब सवालें कैसे चलती होती। जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त दिया गया है, नॉर्मल सवाल पर उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आप तो बेसिक ही पढ़ाएंगे, क्वेश्चन इसमें कल बताएंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, कहा दिया जाए वृत्त के परिधि से केंद्र तक की दूरी, वृत्त के परिधि से केंद्र तक की दूरी 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने अभी सूत्र क्या बताया? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर।
पाई की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारतीय वैज्ञानिक थे यस सर जिन्होंने शून्य और पाई की खोज की थी। शून्य और पाई शून्य के बगैर जानते हो सब असंभव नहीं है कुछ भी असंभव नहीं। संभव नहीं है। ठीक है। अब जैसे कहा दिया वृत्त का केंद्र O है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर R बराबर क्या दे दिया? 8 8 सेंटीमीटर पूछ क्या रहा? क्षेत्रफल। यस सर A बराबर पाई को पाई रहने दो इनटू R का मान कितना? 8 कवर A बराबर 8 टाइम 64 पाई, ठीक है ना। यस सर 64 पाई तो यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी वर्ग होगा। लेकिन अगर यही आंसर पाई में ना दे करके सही बटे में दे या फिर दशमलव में दे, सही बटे में देगा तो पाई का मान आप जानते हो 22/7 यस सर यहाँ 22/7 कर लेंगे। अगर दशमलव देगा तो पाई बराबर 3.4 उसको दे दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि कोई एक वृत्त दिया गया, क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि 49 पाई है। वृत्त की परिधि क्या है? 49 पाई। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी दिया क्या है? इसमें परिधि दिया। यस सर क्या दिया है? परिधि। ज्ञात क्या करना? त्रिज्या यानी R ज्ञात करना। यस सर परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई R। परिधि कितना दिया? 49 पाई बराबर 2 पाई पाई से पाई कट गया 49/2 के नीचे बराबर R बराबर 49/2 तो भाग कर लो, दशमलव जो आएगा आंसर है। ऐसे ही छोड़ दो 49/2 यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 49.5। अरे गधा 49 है, 49 का आधा कितना होगा? लगभग 24 × 48 समथिंग 24.5 होगा। अब देखो जरा बात अगर करें, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त दिया, सब पे के क्वेश्चन बता रहे हैं। यस सर जैसे कि पहले में एक में हमने क्या बता दिया? क्षेत्रफल बता दिया। एक में क्या बता दिया? परिधि बता दिया। अब की बात त्रिज्या की बात करें। यस जैसे बताया गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। एक नाम उसको ये भी कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं? व्यास। व्यास कहते हैं। तो कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? यस ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर। ठीक। यस हमने आपको क्या बताया? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। तो व्यास यहाँ d बराबर कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर। अभी जब मैंने परिभाषा आपको दिया था, परिभाषा में बताया था जो व्यास होती है, जो व्यास सॉरी त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। ठीक। जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। R बराबर d मतलब 8/2 = 8 यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। यस ठीक। ये हो गया त्रिज्या निकालना। क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया, त्रिज्या हो गया। अब बच क्या रहा है आपका? व्यास बच रहा है। जैसे कह दिया जाए किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। ऊपर बनाते हैं। यस सर किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या। R बराबर क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है इसमें? व्यास। हमने क्या बताया? व्यास त्रिज्या का 2 गुना। यस व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। RD = 2 × R। आर व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। Yes, तो d
d बराबर क्या हो गया 2 गुणे r का मान 7 7 दूनी 14 सेंटीमीटर अर्थात ये हो गया। ठीक। यस अब हमने पढ़ा क्षेत्रफल निकाल लिए, परिधि 2 पाई r ये भी निकाल, इस पे प्रश्न पढ़ लिया। यस सर त्रिज्या पे भी प्रश्न पढ़ लिया, व्यास पे प्रश्न पढ़ लिया। अब बच रहा है जीवा। क्या बच रहा है? जीवा की बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमने एक वृत्त ले लिया। यस सर माना एक वृत्त है, ये क्या है आपका? वृत्त का ये केंद्र है, वृत्त का ये केंद्र है। ठीक है ना, वृत्त का ये केंद्र है। अब ध्यान से देखिए जरा कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये आपका दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है। यस अब आपको कहा जाए इसका व्यास निकालिए। ठीक। यस तो दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ये हो गई, यस अगर उतनी दूरी इधर मिला तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यस ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों भैया? क्योंकि जो त्रिज्या और वृत्त में जितने भी त्रिज्या होगी सारी त्रिज्या का माप सेम होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। है कि नहीं? यस ठीक। और परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी क्या होती है? व्यास त्रिज्या और सॉरी जीवा होती है। यस केंद्र के वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी क्या होती है? जीवा होती है। ये जीवा हमको ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ से एक लंब डाल दें, क्या डाल दें? लंब डाल दें, और ये जीवा तभी निकल सकती है जब इस लंब की माप पता हो। ये जीवा तभी निकल सकती है जब इस लंब की माप पता हो। अब क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसी बात नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में एक तो त्रिज्या दिया रहेगा, एक तो लंब, ये लंब का माप दिया रहेगा। मान लो लंब का मान कितना दे दिया जाए, मान लो दे दिया 4 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो कह दे कि इसको बिंदु ए मान लो, इसको बिंदु बी। जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देखिए जरा, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गई? आधार हो गई। तो आपने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? 5 का वर्ग, आधार ज्ञात करना है। लंब कितना दिया? 4 25 ए स्क्वायर 4 चौक 16 25 16 कितना है? -16 बराबर ए स्क्वायर। तो 16 25 में 16 गया 9 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर सीधा 3, यानी इसकी माप 3 आ गया। अब केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब, ये भी नियम प्रमेय है वृत्त का कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा ये है ना, जीवा ये है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको 3 सेंटीमीटर पता हो गया। तो इसका 2 गुना, यानी ये भी 3 होगा। जब ये 3 तो ये भी 3 6 यानी जीवा की माप कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब आगे बच रहा है आपका चाप। त्रिज्या आपने निकाल लिया, त्रिज्या पढ़ा था। व्यास पढ़ा था, व्यास निकाल लिया। क्षेत्रफल पढ़ा, क्षेत्रफल निकाल लिया। परिधि पढ़ा, परिधि निकाल लिया। और जीवा पढ़ा था, जीवा भी निकाल लिया। अब आपको क्या पढ़ना है? चाप। जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी वृत्त में कितने होते हैं? किसी भी वृत्त दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है सर। पहले आप नोट कर लेते ताकि बताओ। बात करेंगे जैसे कि अभी लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त में कितने चाप होते हैं? 2। ठीक। एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप। जैसे मान लीजिए कि हमारा वृत्त का केंद्र और यहाँ से यहाँ तक हमने चाप लगा दिया। तो अगर इस चाप को इस केंद्र से मिलाएं, इस चाप को हम इस केंद्र से मिलाएं, तो वृत्त के परिधि पर खींचा गया चाप, वृत्त के परिधि ना, ये परिधि, वृत्त के परिधि पर खींचा गया चाप वृत्त के केंद्र पर
कोण आंतरित करती है। क्या बनाता है? कोण बनाता है, यानी कोण आंतरित करता है। वृत्त के परिधि पर खींचा गया चाप, वृत्त के परिधि पर खींचा गया चाप वृत्त के केंद्र पर कोण आंतरित करता है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। अभी मैंने बताया इसमें दो चाप होगा, एक लघु चाप, एक दीर्घ दूसरा चाप। दीर्घ चाप। तो लघु चाप द्वारा बना कोण ये लघु चाप हो गया, Yes. सॉरी लघु कोण हो गया। Yes, sir. और बड़का वाला क्या कहलाएगा? दीर्घ कोण। ये वाला कोण क्या कहलाएगा? दीर्घ कोण। दीर्घ कोण कहलाएगा। और ये वाला लघु कोण। Yes, sir. बात समझ रहे हैं? Yes, sir. अगर दे दिया जाए कि लघु कोण की माप 45 अंश, कितना अंश है? 45 अंश। 45 अंश। दीर्घ कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक? Yes, sir. तो हम जानते हैं पूरे कोण की माप कितनी होती है? 360 अंश होती है। पूरे कोण की माप कितनी होती है? 360 अंश में 45 घटा लेंगे। Yes, sir. जितना है वो क्या कहलाएगा? लघु दीर्घ चाप कहलाएगा। कौन सा चाप कहलाएगा? दीर्घ चाप। दीर्घ चाप कहलाएगा। तो 360 45 घटा के बताइए कितना है? 315। 315। 315 जांच कर लीजिए। 5 5 10 0 हासिल आए, 4 5 6 315। यानी लघु चाप कितना है? 45 अंश। दीर्घ चाप कितना हो जाएगा? 315। ठीक। तो लघु चाप अगर दिया है तो ऐसे निकाल लेंगे। और दीर्घ चाप जैसे यहाँ क्या दिया था? लघु चाप दिया था। Yes, sir. दीर्घ चाप Yes, पूछा sir. था। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अगर दीर्घ चाप दे दे, मान लीजिए दूसरा वृत्त ले लिया जाए, दूसरा वृत्त ले लिए, केंद्र है, Yes, sir. ये मैंने कोण आंतरित किया। इसमें दे दिया कि दीर्घ चाप की माप 305 अंश। 305 अंश। तो लघु चाप की माप ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? 360 अंश माइनस दीर्घ चाप। Yes, sir. 360 अंश माइनस दीर्घ चाप बराबर 355। 55। बात समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ से फार्मूला क्या बनता है? लघु चाप बराबर लघु चाप बराबर निकालेंगे तो 360 माइनस दीर्घ चाप। 360 में 305 घटाएंगे 55। चलिए यहाँ फिर 55 55 अंश आएगा। Yes, yes, sir. 55 है तो क्या करोगे? हो गया 55। अरे जुबान है फिसल गई। Yes, sir. लघु चाप बराबर 360 अंश माइनस दीर्घ चाप। ये लघु चाप का सूत्र होगा। अगर दीर्घ चाप का सूत्र निकालें, दीर्घ चाप बराबर क्या होता है? दीर्घ चाप बराबर 360 दीर्घ माइनस चाप बराबर 360 माइनस लघु चाप। ये लघु चाप और दीर्घ चाप का सूत्र है। कोई डाउट? नो सर। चलो, अगर लघु चाप निकालना हो तो ये मैंने सिखा दिया, इसमें लघु चाप निकल गया। Yes, sir. दीर्घ चाप निकालना, इसमें दिखा दिया दीर्घ चाप हो गया। Yes, sir. अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। Yes, sir. कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है ना? Yes, sir. आप जैसे मान लीजिए कि ये आपका वृत्त दिया जाए, सपोज कीजिए आपका वृत्त दिया है, ठीक? वृत्त का ये आपका केंद्र है, ठीक है ना? Yes, sir. और यहाँ से कोण आंतरित कर रहा है, यहाँ से कोण आंतरित कर रहा है। ठीक? Yes, sir. अब इसमें इस बार क्या दे दिया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया। Yes, sir. क्या दे दिया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। और इसका जो कोण है, कोण दे दिया 30 अंश। कितना दे दिया? 30 अंश। 30 अंश। इस बार त्रिज्या r दे दिया, एंगल कोण a दे दिया, ठीक? Yes, sir. चाप पूछ रहा है कि चाप की माप ज्ञात कीजिए। ये चाप, ये वाला चाप। Yes, sir. तो अभी आपने क्या पढ़ा? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। कोण 30 अंश है। कोण आपका कितना है? 30 30। चाप ज्ञात करना है। त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो चाप कितने अंश का होगा? 30 बटा 7 बटा 6। 7 त्रिक 21 210, ठीक है? Yes, sir. कितना क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. इतना नोट करिए ताकि आगे की ओर चलो। जैसे ये आपका वृत्त, सारे नियम आज पढ़ लीजिए, कल नियम नहीं पढ़ाऊंगा, केवल सवाल लगाऊंगा। ठीक है। ये आपका वृत्त, Yes, sir. हमने अभी क्या बताया था कि किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 दो स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा और 2 दो स्पर्श रेखा। दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी बिंदु पर, ठीक है? Yes, sir. अब ध्यान देखिए जरा, मान लीजिए वृत्त का क्या है? केंद्र। केंद्र।
वृत्त का क्या है? केंद्र। वृत्त का केंद्र है। ये बाह्य बिंदु क्या है? P। अगर इसको हम ऐसे मिला दें, इसको अगर हम ऐसे मिला दें, इस तरीके से हम मिला दें, ठीक, यस और इसको इधर मिला दें, ठीक है ना? यस तो इस पर बनने वाला कोण सदैव 90 अंश का, इस पर बनने वाला कोण सदैव क्या होगा? 90 अंश का। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? मान लो इसकी माप दे दिया, मान लो इसकी माप 100 अंश दे दिया, कितना दे दिया? 100 अंश। इसकी माप ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे? इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण P, P ये ऑलरेडी P मान है, बराबर चारों कोणों का योग कितना? 360। तो A तो 90 अंश है, यस सर। B भी 90 अंश यस है, सर। और O क्या है? 100 अंश है। यस सर। बी निकालना है P आपको फाइंड करना है। 90 90 180, 180 100 जोड़े कितना आएगा? 280 प्लस कोण P बराबर 360 अंश, कोण P बराबर 360 अंश माइनस 280, भैया घटाइए कितना आएगा? 100। भरोसा कर लें हम लोग, 60 है, भरोसा कर लेना। देखिए कैसे, 0 को 0 हो गया, 8 6 14 4 फिर गलत बता दी, जोड़ घटाइए कितना आएगा? 80 सर 80 कितना आएगा? 0 सोच समझ बताइए, 8 8 घटाइए तो घटाइए, आप ही लोग बताएं। 80 है 80 है, यस सर। आप देखो जरा, हाँ सर ठीक है। ठीक है 80 आएगा। यस सर। कैसे 80 आएगा? देखो 0 0 0 0 हो गया, 8 8 16 8 8 16 हाँ 80 है। कितना आंसर आएगा? 80 है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना? आप देखो जरा, ये तो हो गया जब बाहर की ओर बिंदु दिया निकालना हो तो तब। लेकिन हमने आपको एक नियम ये भी बताया था, जब कोई भी वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाल दिया जाए तो केंद्र से परे तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक। यस सर। और इसको ला करके यहीं कहीं मिला देता है, ठीक। यस सर। तो इसकी त्रिज्या की माप दिया जाए, त्रिज्या की माप दिया गया हो, ठीक। इसको मान लो ये O है, इसकी लंबाई AB है, जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है ये, इसको Q मान लो, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 दिया है, तब अगर इसको निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालो। 4 चौक 16 3 त्रिका 9 16 9 25 25 किसका वर्ग है? 5। इस पे बाहर से स्पर्श रेखा पे ऐसे सवाल लगे, यस सर। ठीक है ना? ओके सर। और ये जब किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ऐसे सवाल लगता है, और किसी भी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो किस तरीके से सवाल लगता है। अभी सिखाया था ना उसको? यस सर। इतना नोट करिए आगे देखो। एक और देखो पॉइंट, जैसे कि वृत्त की प्रमेय में प्रमेय ये भी कहता है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण पढ़े। अर्धवृत्त में आधा वृत्त, अर्धवृत्त में आधा वृत्त, ये आपका आधा वृत्त हो गया। अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है? समकोण। समकोण। मान लीजिए यहाँ हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया, एक त्रिभुज का निर्माण किया, ठीक, और इसको यहाँ से मिला दिया। अर्धवृत्त में स्थित कोण, ये कोण स्थित है ना? यस सर। ये कोण कितने अंश का होगा? 90 90 अंश का होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो अर्धवृत्त में स्थित कोण है ये, इस बिंदु P पर अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव कितने अंश का होता है? 90 अंश का। 90 अंश का होता है। तो अगर ये माप दिया जाए 30 अंश, अगले को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 180। कोण A का मान कितना है? 30 अंश। कोण B का मान ज्ञात करना है, कोण B का मान 90 अंश। ये हो गया 180, 90 30 120, 90 30 120 बराबर 180। तो कोण B बराबर 180 माइनस 120 माइनस 120, कोण B बराबर 60 160। कोई डाउट? नो सर। तो
तो जब भी बात करें कि अर्धवृत्त में स्थित कोण में, ठीक है ना, जी सर। एक माप ये या तो ये दिया रहे, तो जो ये वाली माप, इसका माप तो आप परमेय से आप क्या बता सकते हो कि अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश होगा। जी सर। तो कोई एक माप, चाहे ये वाली माप दिया हो चाहे ये वाली माप दिया हो, जी सर। अगली एक माप दिया रहेगा, जी सर। अगली निकालना रहेगा। अगर ये दिया तो ये निकालना है, जी सर। ये दिया तो ये निकालना है। जी सर। और ये हमेशा सदैव 90 अंश रहेगा, बदलेगा ये नहीं। जी सर। क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव कितने अंश? 90 अंश का। 90 अंश। कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना। जी सर। अब जैसे अगला आता है, ध्यान दीजिए, ये जैसे मान लो एक केंद्र है ना, जी सर। ये ऐसे, और इसको इस बार यहाँ से लगा दिया, जी सर। ठीक है। जी सर। ध्यान दीजिए, इस केंद्र को O मान लिया, यहाँ पे अगर 30 अंश बन रहा, 30 अंश बन रहा, पहला छेद नोट कर लो।